हेलो बच्चों, आज हम लोग रोटेशन का न्यूमेरिकल कर रहे थे पहले, तो उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। रोलिंग मोशन का हम लोगों ने कल प्रैक्टिस करा था। आज हम लोग कुछ प्रैक्टिस इक्विलिब्रियम का, टॉर्क का और रोलिंग का मिला करके करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर देखिए सभी लोग। सवाल में कह रहा है फाइंड टॉर्क ऑफ ए फोर्स F इक्वल टू एक्टिंग एट द पॉइंट R। बताओ भाई, हमको टॉर्क निकालना है। तो आपको तो पता ही है टाउ बराबर क्या होता है। टाउ बराबर होता है R क्रॉस F, R वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट F वेक्टर। और क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका आपको पता ही है, हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में करते थे। यहाँ आई कैप, जे कैप, के कैप। अब देखो R की जगह आएगा हमारा 7 3 1 -3 1 5 और ये प्लस माइनस प्लस से ओपन होगा। तो यहाँ पे जरा देखिए, प्लस आई कैप के साथ इधर ये खत्म, ये खत्म, 15 -1 माइनस जे के साथ ये खत्म, ये खत्म। बताओ जरा 35 माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस के साथ। बताइए भाई, यहाँ पर प्लस के साथ बताइए जरा, ये खत्म, तो 7 + 9, 7 + 9। तो जरा गौर से देखो, ये क्या आ रहा है, 14 आई कैप -38 जे कैप प्लस 16 के कैप। ये हमारा आंसर होगा। आंसर हो जाएगा ए पार्ट, 16 का आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। सवाल में कहा जा रहा है फ्लाई व्हील और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा। इफ ए टॉर्क टाउ रिटार्ड द व्हील देन टाइम इन विच द व्हील कम्स टू रेस्ट। ध्यान दीजिए जरा, सवाल क्या है। ये कोई व्हील है, मान लो ओमेगा से एंटी क्लॉक घूम रहा है, तो इस पर एक टॉर्क ऐसे लगाया जा रहा है क्लॉकवाइज। तो ये टाउ इस ओमेगा को घटाएगा क्योंकि अल्फा अपोजिट आएगा। तो कह रहे हैं कितने टाइम के बाद इसका ओमेगा घट के 0 हो जाएगा, ये कहा जा रहा है हमसे। तो याद करो जरा, हमने आपको पढ़ाया था एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू, एंगुलर इंपल्स इक्वल टू होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर इंपल्स होता है टाउ इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम हमको निकालना है। और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा 0 है और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम माइनस आई ओमेगा। हमने एंटी क्लॉक को माइनस माना, क्लॉक को प्लस माना, तो ये टॉर्क देखो प्लस का लिखा है। हमने क्लॉकवाइज को प्लस लिया है, एंटी क्लॉक को माइनस लिया है। तो ये देखो टॉर्क चूंकि क्लॉक था तो प्लस का लिखा मैंने टाइम, और आई ओमेगा शुरुआत में एंटी क्लॉक था तो माइनस का लिखा है। तो टाउ इंटू टाइम बराबर आई ओमेगा आ गया। हमको टाइम चाहिए, तो आई ओमेगा अपॉन टाउ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट आंसर बेटा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। 80 नंबर में कहा जा रहा है स्ट्रिंग इज बाउंड द रिम ऑफ ए माउंटेड फ्लाई व्हील। कभी भी फ्लाई व्हील कहा जाए आप इसको एक डिस्क की तरह ट्रीट करेंगे। फ्लाई व्हील अगर लिखा है तो आप उसको डिस्क की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, और मास 20 kg, रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो बताओ रेडियस जो है ये 1/5 मीटर हो गया, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। स्टडी पुल 25 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द कॉर्ड नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन एंड मास ऑफ द स्ट्रिंग, द एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी राइट। तो बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है हमसे, तो बहुत आसान सवाल है।
ये अगर एक फ्लाई व्हील है और ऐसे हम इसको खींच रहे हैं एक फोर्स लगा करके, और ये फोर्स है हमारा 25 न्यूटन, और इसकी जो रेडियस है बताइए वो दी गई है 1/5 मीटर। तो इसके अबाउट बताओ ये ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएगा अल्फा से। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना, तो टाउ बराबर आई अल्फा हो जाएगा। टाउ होगा एफ इंटू आर बराबर आई अल्फा। तो एफ हो गया 25, आर की वैल्यू है 1/5, आई बराबर, तो बताओ ये डिस्क है तो ये हुआ हाफ एम आर स्क्वायर अल्फा। तो इधर देखो 5 बराबर हाफ, मास की वैल्यू 20 है, रेडियस 1/5 का स्क्वायर तो 1/25 इंटू अल्फा, तो ये बताओ 10 हुआ। तो इधर आ गया बताओ 25 बराबर 2 अल्फा, तो अल्फा आ गया बताओ 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर है 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर सी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 90 नंबर देखो बेटा, सवाल पढ़ लीजिए। ये यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मीटर स्केल, 1 मीटर का एक स्केल है, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मीटर स्केल ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय 2 vertical string attached to its 2 end. A block of mass 3m is placed on 60 centimeter mark. Tension in the 2 wire are in the ratio। ऐसा ही सवाल नीट 2021 में इसी साल आया था, इस साल नीट में ऐसा ही सवाल पूछा गया था। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं। ये यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मीटर स्केल है, ये एक 1 मीटर का स्केल है, इसका मास m है, तो बताओ इसका जो mg होगा वो मिड पे लगेगा, ये दूरी 50 सेंटीमीटर होगी और इधर भी 50 सेंटीमीटर होगा, राइट। कह रहा है वर्टिकल स्ट्रिंग एट 2 एंड, एक रस्सी यहां है और एक रस्सी यहां पर है, इसमें टेंशन T1 हो गया, इसमें टेंशन T2 हो गया। ए ब्लॉक ऑफ मास 3m इज प्लेस्ड ऑन 60 सेंटीमीटर, यहां पर एक दूसरा मास जिसका वैल्यू 3m है, ये दूरी 10 सेंटीमीटर है और ये दूरी 40 सेंटीमीटर है इस साइड, यहां पे एक 3m मास रखा गया है। टेंशन इन द 2 स्ट्रिंग आर इन द रेशियो, बताइए दोनों रस्सी में टेंशन निकालना है। यहां देखो यहां आएगा 3mg ऐसे, ठीक है, हमको दोनों रस्सी में टेंशन निकालने को बोला गया है। तो हम पहले इक्वेशन बनाएंगे T1 प्लस T2 बराबर T1 T2 का सम बताइए 4mg होगा, फर्स्ट इक्वेशन। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स भी 0 और नेट टॉर्क भी 0, तो पहली इक्वेशन हमने नेट फोर्स 0 से कर दिया। चूंकि ये रॉड ऐसे घूम नहीं रहा है, अगर ये क्लॉक एंटी क्लॉक नहीं घूम रहा तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क भी 0 कर सकते हैं। तो मान लो मैं तुमसे कहूं कि मैं इस 3m के अबाउट टॉर्क 0 कर रहा हूं, मान लो इसको P पॉइंट नाम दे रहा हूं, तो चलो भाई टाउ अबाउट पॉइंट P 0 करने जा रहा हूं, टाउ अबाउट पॉइंट P शुड बी 0। आप टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो चलो अगर हम P के अबाउट टॉर्क 0 करें तो देखो भाई T1 घुमाएगा इस एक्सिस के अबाउट, T1 घुमाएगा आपका क्लॉकवाइज, क्लॉक को मैं मान लो प्लस मान रहा हूं, T1 इंटू 60, और ये देखो mg घुमाएगा एंटी क्लॉक और T2 भी घुमाएगा एंटी क्लॉक, तो माइनस का mg इंटू 10 और माइनस का T2 इंटू 40 बराबर 0। तो जरा देखो T1 इंटू 60 बराबर, ये देखो mg इंटू 10 प्लस T2 इंटू 40, ठीक है, पूरे में 10 से डिवाइड कर दो, 6T1 माइनस 4T2 बराबर mg, ये सेकंड इक्वेशन। एक इक्वेशन है T1 प्लस T2 बराबर 4mg और 6T1 माइनस 4T2 बराबर mg। इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4T1 प्लस 4T2
बराबर 16 mg। इक्वेशन नंबर 2 नीचे लिखो 6t1 माइनस 4t2 बराबर mg। दोनों को ऐड कर दीजिए, बताओ 10t1 बराबर 17 mg। T1 की वैल्यू आ गई 17 mg/10, ये आ गया T1। T1 आ चुका है 17 mg/10 और T1 की वैल्यू अगर हम यहां रख दें तो देखो T2 आ गया 4 mg में से 17 mg/10 अगर घटाएं तो 40 में से 17 गया तो ये आया 23 mg/10। तो बताओ T1 और T2 का रेशियो, तो ये आया 17:23। आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, थर्ड आंसर बेटा, राइट, सी पार्ट बिल्कुल सही है। ऐसा सवाल आया था इसी बार जिसमें टॉर्क बैलेंस करना था, रोटेशनल इक्विलिब्रियम दिखाना था, नेट टॉर्क जीरो करना था। इसी कॉन्सेप्ट पर इसी साल क्वेश्चन आया था। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 नंबर में कह रहे हैं टू मैन पी एंड क्यू आर कैरिंग यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल ऑन देयर शोल्डर्स। बताइए, दो आदमी हैं, एक रॉड को लेकर के जा रहे हैं। ये मान लो एल लेंथ का रॉड है। द रॉड इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली सच दैट पी गॉट 1/3 लोड। बताओ, दो आदमी पी और क्यू, एक ये पी है यहां पर और एक क्यू है। तो क्यू की डिस्टेंस पूछी है, पी बाइंड डिस्टेंस ऑफ क्यू। मान लो क्यू दूसरे का कंधा यहां पर है, तो यहां से एक नॉर्मल लग रहा होगा, यह आदमी का एक शोल्डर है, एक नॉर्मल यहां से लग रहा होगा, ये दूसरे आदमी का शोल्डर है। ये गैप हमको निकालना है बेटा, ये गैप पूछा हमसे। ठीक है, अब बताइए जरा, और ये हमेशा हॉरिजॉन्टल है और ये 1/3 लोड है, तो इसका जो mg होगा बताओ वो मिड पे होगा ऐसे mg, और ये दूरी बताओ l/2 होगी। अच्छा, ये दिया गया जो है वो 1/3 लोड, यानी n की वैल्यू mg/3 हो गई। तो अगर हम यहां पर सबसे पहले तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देखें तो बताओ n1 प्लस n2 ने मिलकर के mg को रोका, क्योंकि रॉड नीचे नहीं जा रही है, उन दोनों आदमी के कंधे पर रुकी हुई है। तो बताओ n1 प्लस n2 mg है, n1 की वैल्यू mg/3 प्लस n2 बराबर mg। तो बताओ बेटा n2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 mg/3। ये हमारा n2 आ गया, n2 आ गया 2 mg/3। अगर n2 2 mg/3 आया तो अब हम यहां पर, ये घूम नहीं रहा तो टॉर्क भी बैलेंस करने जा रहे हैं, हमको x निकालना है, राइट। तो चलो अगर हम टॉर्क बैलेंस करें यहां पर, तो चलो देखो हम इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दे रहे क्यू के अबाउट। तो टाउ अबाउट क्यू जीरो करने जा रहा हूं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो n1 का टॉर्क होगा mg/3 इंटू एक्स, किस सेंस में, क्लॉकवाइज को प्लस लिखा, माइनस mg इंटू ये दूरी बताओ बेटा कितनी होगी, तो ये होगी x माइनस l/2। तो इधर लिखूंगा मैं x माइनस l/2 बराबर 0। पूरे से mg खत्म हुआ तो यहां से बताओ x/3 माइनस x प्लस l/2 बराबर 0। देख लो भाई, तो ये बचा -2x/3 बराबर -l/2। तो x की वैल्यू बताओ बेटा आ गई 3l/4। आंसर x आ गया 3l/4, सी पार्ट आंसर। देख लीजिए भाई, बहुत ही आसान, टॉर्क बैलेंस करना सिंपल, राइट। आगे बढ़ा जाए बेटा। ट्वेंटी 21 नंबर देखिए।
ए साइक्लिस्ट मूव्स अराउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, ये आर दिया है, इतनी स्पीड से जा रहा है, ही मस्ट लीन इनवर्ड एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल सच दैट tan थीटा इक्वल टू, कह रहे एक मोटरसाइकिलिस्ट या साइक्लिस्ट जब किसी हॉरिजॉन्टल सर्कल में टर्न लेने जाता है तो वो वर्टिकल से अपने आप को थोड़ा अंदर की तरफ झुका लेता है, तो कितना एंगल उसे अंदर की तरफ झुकाना चाहिए वो एंगल निकालने जा रहे हैं। याद करिए जरा, ये मान लीजिए वो सर्कल है जिसके अबाउट वो घूमने आ रहा है, ऐसे वो अपने आप को थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड करता था। ये मान लीजिए वो मोटरसाइकिलिस्ट या साइक्लिस्ट है, ऐसे ऐसे ये देखिए, ऐसे उसने अपने आप को झुकाया है, ये वर्टिकल लाइन थी, ये एंगल थीटा उसने झुकाया है, ऐसे ये एंगल हमको निकालना बेटा, ये वाला एंगल, इस वर्टिकल से वो कितना एंगल अपने आप को अंदर की तरफ झुकाए ताकि इस एक्सिस के अबाउट वो ऐसे सर्कल में एक यूनिफॉर्म स्पीड से सेफली टर्न ले सके। राइट, याद है कुछ इसका आंसर? याद है वो tan थीटा की वैल्यू, जो एंगल उसको झुकाना पड़ता था सर्कुलर मोशन में, मैंने आर्टिकल कराया है, tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाई आर जी, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। तो बताओ tan थीटा ही पूछा है, v की वैल्यू है 20 का स्क्वायर, r की वैल्यू है tan√3 और g हो गया बताओ बेटा 10। तो ऊपर देखो 400, नीचे हो गया 100√3, तो ये आ गया 4/√3, ये आ गया tan थीटा। देख लीजिए जरा, v स्क्वायर बाई आर जी, आर कितना बेटा 40√3 है, सॉरी ये 40√3 है, तो 400, तो यहां पर ये 4 बचेगा नीचे, आंसर आएगा 1/√3। tan थीटा की वैल्यू 1/√3, आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सवाल पढ़ लीजिए। ए रॉड ऑफ लेंथ L hinged at the bottom is held vertically and then allowed to fall. The linear velocity of the tape when it hit the floor. बताइए भाई, एक रॉड ऐसे है वर्टिकल, इसके अबाउट इसको हिंज किया गया है, ये रॉड ऐसे गिर रहा है, कभी ये ऐसे हुआ और फाइनली यहां आके ऐसे गिर गया। तो जब ये ऐसे गिर रहा होगा तो इसका ओमेगा लगातार बढ़ रहा होगा और यहां जाके मान लो ये ओमेगा हमको निकालना है, और ये ओमेगा इस पाइवोट के अबाउट है, हिंज के अबाउट है, क्योंकि ये प्योर रोटेशन में आया है। राइट, तो बताओ ये फोटोग्राफ कौन सा है बेटा? इनिशियल। ये फोटोग्राफ कौन सा है बेटा? फाइनल। अब इनिशियल से फाइनल तक जरा एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा मिड बार, ये हाइट होगी L/2 और फाइनली यहाँ गिरा। तो शुरुआत में E इनिशियल बराबर E फाइनल। शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी थी mg/L/2, काइनेटिक 0 थी। जब जमीन पे पहुंचा तो पोटेंशियल 0, काइनेटिक हाफ I ओमेगा स्क्वायर। और याद करो काइनेटिक रोटेशनल हाफ I ओमेगा स्क्वायर में I मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा उसके अबाउट लिखते हैं जिसके अबाउट वो घूम रहा है। तो ये घूम रहा देखो हिंज के अबाउट, मतलब इंड के अबाउट। तो बताओ ये देखो mg/L/2 हाफ इंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। m से m गया, l से l गया, 2 से 2 गया, तो ये देखो ओमेगा की वैल्यू आ गई √3g/L, ये ओमेगा आ गया। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है जब ये रॉड जमीन पे गिरा, तो देखो जब ये गिर रहा था ऐसे, देखिए इस हिंज के अबाउट ऐसे ओमेगा से घूमा,
ये दूरी बताओ L है, तो ये वाला पॉइंट जमीन पे टकराएगा, इसकी स्पीड होगी ओमेगा इंटू एल। ओमेगा तुम निकाल चुके हो, तो आंसर होगा रूट के अंदर 3GL। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। यानी ये वाला पॉइंट टिप पॉइंट कितनी स्पीड से टकराएगा, तो यार ये ओमेगा अगर आ गया तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू एल। तो बताओ रूट ऑफ 3GL हमारा आंसर होगा। राइट, कंफर्म करो सभी लोग, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 44, जहां पे हम लोगों ने कल छोड़ा था। 44 नंबर में कह रहे हैं राउंड यूनिफॉर्म बॉडी ऑफ रेडियस आर, मास m एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I रोल्स डाउन विदाउट स्लाइडिंग एन इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स एक्सेलरेशन विल बी। जरा बताइए, जब कोई बॉडी किसी इंक्लाइंड पर रोल करके आती थी, जब कोई बॉडी किसी इंक्लाइंड पर रोल करके आती थी, तो कल हमने आपको बताया था, तो जब वो इंक्लाइंड पर देखो रोल करके आती है तो अभी देखो जीरो वेलोसिटी थी, ओमेगा भी जीरो था, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे जाता था इसका BCM बढ़ता था, ओमेगा भी बढ़ता था, और नए BCM को नया R ओमेगा बताओ बैलेंस करता था, और हम लोग बोलते थे V1 बराबर R ओमेगा 1। नए BCM को नया R ओमेगा लगातार बैलेंस करता था, और जब ये बॉडी बॉटम पे पहुंचती थी तो अच्छा खासा V0, अच्छा खासा ओमेगा नॉट हो जाता था, और नए V0 को नया R ओमेगा नॉट बैलेंस करता था। और ये नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग एक्सेलरेटेड रोलिंग का केस था। बॉडी जैसे जैसे नीचे आता था स्पीड बढ़ता था, ओमेगा भी बढ़ता था। अब सवाल ये आता है कि जब ये बॉडी नीचे जाता है तो स्पीड को कौन बढ़ाता है, तो जवाब होगा ACM। ओमेगा को कौन बढ़ाता है, तो जवाब होगा अल्फा। अगर बढ़ी हुई स्पीड से, बढ़े हुए ओमेगा से अगर रोल करना है तो हमको शुरुआत से ही ACM बराबर R अल्फा मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर तुमने ACM बराबर R अल्फा कॉन्टेक्ट पॉइंट के बाद शुरू से ही बैलेंस कर लिया तो कॉन्टेक्ट पॉइंट पर पूरे रास्ते स्लाइड नहीं करेगा, लगातार BCM बढ़ेगा, लगातार ओमेगा बढ़ेगा, और नए BCM को नया R ओमेगा लगातार बैलेंस करता रहेगा। फिर याद करो, मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ पूरा, फिर याद करो। सवाल आता था ACM किसने बनाया, तो हम बनाते थे फ्री बॉडी डायग्राम। याद है कल सारी बातचीत हुई थी। यहां आता था बताओ mg साइन थीटा, इधर आता था mg का कॉस थीटा, इधर लगता था नॉर्मल, अब द इंक्लाइन लगता था फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन जो कि स्टैटिक था। और याद करो हम इक्वेशन बनाते थे एक, mg साइन थीटा माइनस FR बराबर m इंटू ACM, ये होता था इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन हम बनाते थे टॉर्क से, तो FR इंटू R बराबर बीटा MR स्क्वायर अल्फा, सेकेंड इक्वेशन। और तीसरी इक्वेशन बनाते थे हम ACM बराबर R अल्फा से, थर्ड इक्वेशन। और जब सॉल्व करते थे तो ACM की वैल्यू बेटा आती थी G साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये आता था ACM। अब चूंकि सवाल में बीटा टर्म नहीं है, आंसर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में है, तो याद करो I क्या होता था, ICM बीटा MR स्क्वायर। तो बीटा की जगह I अपॉन MR स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, ये बीटा हो जाएगा, यहां रख दो। तो आंसर होना चाहिए ACM बराबर G साइन थीटा अपॉन 1 प्लस I अपॉन MR स्क्वायर। तो आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। ए पार्ट बिल्कुल सही है। मैंने पूरा रिवाइज करवा दिया बेटा कि कैसे रिजल्ट आया था। क्वेश्चन तो एक लाइन में हो रहा था, लेकिन रिवीजन मैंने करा दिया जानबूझ के। याद है यहां पे हम लोग फ्रिक्शन भी निकालते थे, तो फ्रिक्शन की वैल्यू याद करो क्या निकल के आता था, फ्रिक्शन बराबर बीटा MACM। कल सब बातचीत हुई थी बेटा,
तो फ्रिक्शन जो लगता था वो बीटा एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, इतना बताओ फ्रिक्शन लगता था। ये सब बातचीत हो चुका है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए बेटा। 45 में हमसे कह रहे हैं बॉडी इज रोलिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 40% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशनल स्टेट। बताओ भाई, काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशन का है वो 40% है। काइनेटिक एनर्जी 40% मतलब 40/100 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशन। और बॉडी बताओ रोल कर रहा है तो v बराबर आर ओमेगा तो है। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आई सी एम ओमेगा स्क्वायर, ये देखो 2/5, और ये बताओ हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ से हाफ गया, इसको मैंने लिखा बीटा एम आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 2/5 एम बी स्क्वायर, एम से एम गया, रोलिंग है तो आर ओमेगा को वी लिख सकता हूँ 2/5 वी स्क्वायर से वी स्क्वायर, बीटा आ गया 2/5। वो अगर बीटा 2/5 आ गया तो बताओ बॉडी कौन सी होगी, तो आपका जवाब होगा सॉलिड स्फीयर रही होगी वो बॉडी, सॉलिड स्फीयर। आंसर है हमारा लास्ट, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर देखो बेटा। A solid cylinder rolls down an inclined plane of height 3 meter and reaches the bottom of the plane with angular velocity 2√2 radian per second. Radius of the cylinder must be। बताओ, सॉलिड सिलेंडर का मतलब डिस्क समझो बीटा हाफ, और ये बताओ किसी इंक्लाइंड से रोल करके आ रहा है जिसकी हाइट है 3 मीटर। यहां से रोलिंग शुरू हुई तो यहाँ BCM 0 था, ओमेगा भी 0 है, और जब यहां पहुंचा तो अच्छा खासा BCM होगा, अच्छा खासा ओमेगा होगा, और V बराबर आर ओमेगा होगा, तभी कॉन्टैक्ट पॉइंट स्लाइड नहीं करेगा। हमको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर पूछा है। राइट, तो चलो भाई लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन, ई इनिशियल बराबर ई फाइनल। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh 3 मीटर, काइनेटिक 0 है, ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों। यहाँ पे पोटेंशियल 0, काइनेटिक हाफ एम बी स्क्वायर, ट्रांसलेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई की वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर रखूंगा। यहाँ से जरा देखो mgh की वैल्यू 3, ये देखो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम, सॉलिड सिलेंडर है तो हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। चूंकि रोलिंग है आर ओमेगा की वैल्यू वी है, ये देखो 3/4 एम बी स्क्वायर हो गया। इधर देखो एम जी एच, 3 से 3 गया, एम से एम गया, यहाँ देखो 40 आ गया बेटा, वी स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हमको आर चाहिए, शायद रेडियस पूछा है, तो बताओ 40 बराबर आर स्क्वायर, ओमेगा हमको दिया गया 2√2 का स्क्वायर, तो बताओ ये 5 बचा आर स्क्वायर, क्योंकि ये 8 हो गया, 8 से 40 काट दो, आर बराबर आ गया बेटा √5 मीटर। आंसर होगा लास्ट आंसर। बोलो भाई, कोई डाउट? यस, लास्ट आ रहा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। सवाल पढ़ लीजिए। सॉलिड रिंग स्फीयर एंड डिस्क आर रोलिंग डाउन द टॉप ऑफ द सेम हाइट सीक्वेंस टू रीच ऑन द बॉटम। बताइए भाई, रोल करके जा रहे हैं तो रोलिंग में बताओ जो एक्सेलरेशन होता था वो होता था जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। जिसका बीटा सबसे कम उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा,
और जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा उसको ज़मीन तक पहुंचने में टाइम लगेगा सबसे कम। टाइम कैसे निकाला हमने कि अगर L इंक्लाइन पर ये लेंथ अगर L है और इसको यहाँ से यहाँ तक रोल करके आना है तो L बराबर ut0 हाफ एशियम टी स्क्वायर। तो टाइम डिसाइड होगा रूट ऑफ 2L अपॉन एशियम से। तो जिसका एशियम ज़्यादा होगा उसे टाइम सबसे कम लगेगा। तो जरा सोचो अब, रिंग का बीटा 1 होता है, डिस्क का बीटा हाफ होता है और स्फीयर का बीटा, स्फीयर अगर लिखा है तो सॉलिड स्फीयर 2/5। तो सबसे कम बीटा सॉलिड स्फीयर। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? ठीक है, सबसे पहले पहुंचेगा स्फीयर, उसके बाद पहुंचेगा डिस्क और सबसे बाद में पहुंचेगा रिंग। आंसर होगा स्फीयर, डिस्क एंड रिंग, सेकंड पार्ट, सेकंड आंसर, सेकंड आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सवाल पढ़िए। 2 solid discs of radii r and 2r roll from the top of inclined plane without sliding. Then जरा बताओ भाई, जो ACM आता है वो आता है g sin थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। बताओ, चाहे रेडियस r की डिस्क हो चाहे 2r की डिस्क हो, दोनों का बीटा हाफ है क्योंकि डिस्क बोला गया है। तो अगर बीटा दोनों का हाफ तो ACM दोनों का सेम, ACM दोनों का बराबर हो गया बेटा। वो अगर ACM बराबर हुआ तो जरा बताओ टाइम दोनों को बराबर लगेगा, क्योंकि अभी अभी तुमने देखा था टाइम आया था रूट के अंदर 2L अपॉन ACM। तो आंसर होगा बोथ द डिस्क विल रीच एट सेम टाइम। इसमें क्योंकि रेडियस का कोई रोल ही नहीं आ रहा है, रेडियस का कोई रोल नहीं बेटा। आई थिंक क्लियर। आगे देखिए 49 नंबर। A ball moves over a fixed track as shown in the figure from A to B. Ball rolls without sliding. Surface BC is smooth. यहाँ देखो फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ स्मूथ है। KA, KB and KC are the kinetic energy of ball A and B and C. चलो भाई देखो भाई, समझो बहुत अच्छे से। यहां से बॉडी ऐसे रोल करके आ रही है और यहाँ स्मूथ सरफेस है, यहाँ स्मूथ अधिक। समझना क्या होगा, यहाँ से जब वो रोल करके आ रही है जीरो वेलोसिटी से, जीरो ओमेगा से, तो जैसे जैसे नीचे जा रहा है VCM बढ़ता गया, ये B पॉइंट है, ओमेगा भी बढ़ता चला गया, ओमेगा नॉट हो गया, ये B नॉट हो गया, ठीक। और यहाँ B नॉट बराबर R ओमेगा नॉट है और यहां से यहां तक लगातार बॉडी रोल करके गया है, ठीक। अब देखना, जब इधर चढ़ा तो फ्रिक्शन नहीं है, तो जब यहां पहुंचा तो BCM तो खत्म हो गया, लेकिन जो ओमेगा था वो ओमेगा बचा रह गया। अब ओमेगा चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं तो अल्फा नहीं, वो अल्फा नहीं तो ओमेगा को कोई चेंज करने वाला नहीं। तो यहां से लेके यहां तक रास्ते में ओमेगा चेंज नहीं होगा। यानी ये बॉडी जब यहां पहुंची होगी तो ये BCM तो इसका घट रहा है, लेकिन जो ओमेगा यहां था वो ओमेगा ओमेगा नॉट ही रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो ओमेगा को कोई बदलने वाला नहीं है। और ये कांटेक्ट पॉइंट डाउन द इंक्लाइन स्लाइड कर रहा है। अगर फ्रिक्शन होता तो अब द इंक्लाइन लगता। यहां से लेके यहां तक रोटेशनल इफेक्ट भारी पड़ रहा है, ट्रांसलेशनल इफेक्ट कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि BCM तो घटता जा रहा है लेकिन ओमेगा नहीं घट रहा है, क्योंकि ओमेगा को घटाने के लिए अल्फा चाहिए और अल्फा को बनाने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, और फ्रिक्शन है नहीं, सरफेस स्मूथ है। क्लियर? अब सोचो, सबसे पहले हाइट की बात करते हैं। इधर हाइट HA था, इधर हाइट HC है। सबसे पहले तो हाइट का ऑर्डर में लिख दे रहा हूं। देखो भाई, यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है, बताओ यहां की जो हाइट है
वो यहाँ की ट्रांसलेशनल काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक दोनों के कॉस्ट में है। मान लो मैं फॉर एग्जांपल तुमसे बात करूं कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक हाफ एम बी स्क्वायर 50 जूल है, रोटेशनल काइनेटिक हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी 50 जूल है फॉर एग्जांपल। तो जो यहाँ एम जी एच है वो 100 जूल की कॉस्ट में है। लेकिन यहाँ जो एम जी एच आया, बताओ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो 50 जूल है वो चेंज नहीं हुआ, वो 50 जूल अभी भी है। तो जो यहाँ का हाफ एम बी स्क्वायर 50 जूल था वही एम जी एच में कन्वर्ट हुआ, यानी यहाँ की जो हाइट आई वो केवल 50 जूल की कॉस्ट में आई, जबकि ये हाइट 100 जूल की कॉस्ट में है। तो बताओ एच हाइट ए का ग्रेटर देन हाइट सी का। बोलो भाई, जवाब दीजिए। देखो मैंने कैसे करा, यहाँ का एम जी एच यहाँ के ट्रांसलेशनल काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक दोनों के सम के बराबर। तो मान लो ट्रांसलेशनल काइनेटिक 50 रोटेशनल काइनेटिक 50 तो 100 जूल हो गया, यानी यहाँ का एम जी एच 100 जूल था। लेकिन यहाँ का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यहाँ वही है, यानी जो हाफ एम बी स्क्वायर था 50 जूल वही एम जी एच में कन्वर्ट हुआ। तो जो यहाँ एम जी एच आया वो केवल 50 जूल की कॉस्ट में आया, जबकि यहाँ का एम जी एच 100 जूल की कॉस्ट में था, तो वो वाली हाइट छोटी होगी। अब देखो, तो ये देखो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बी पर। बताओ बी पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और बताओ सी पर काइनेटिक एनर्जी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो बताओ बी पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, पहला बिल्कुल सही। अब आओ एच ए ग्रेटर देन एच सी सही है। काइनेटिक एनर्जी सी पर, यहाँ देखो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ए पर काइनेटिक एनर्जी, बताओ ए पॉइंट यहाँ है, ए पर काइनेटिक एनर्जी 0 है और सी पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो ये भी बिल्कुल सही। अब आओ थर्ड पार्ट, एच ए एस सी गलत, एच ए लेस देन एस सी। बताओ भाई हाइट ए का कह रहे हैं सी से बताइए कम है, गलत आ रहा है, ये बताइए बिल्कुल गलत है। फोर्थ पार्ट, फोर्थ इज रॉन्ग, तो आंसर आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। बोलो भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल। ये मैंने आर्टिकल में भी कराया, क्लास में जो लेक्चर आपको दिया गया है उसमें भी मैंने इस आर्टिकल को डिस्कस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सॉलिड सिलेंडर है, बीटा की वैल्यू हाफ, is rolling down on inclined plane of angle theta. Minimum value of the coefficient of friction between the plane and the cylinder to allow pure rolling. बताओ मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहे हैं, म्यू मिनिमम पूछ रहे हैं, ताकि रोलिंग स्टार्ट हो जाए, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाए। ठीक है, म्यू की मिनिमम वैल्यू। तो बताओ भाई, सबसे पहले एफ आर की वैल्यू आती थी बीटा एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, याद है। और ये बताओ अगर म्यू मिनिमम निकालना तो उसको एफ एस मैक्स करते थे, म्यू मिनिमम इंटू नॉर्मल बीटा एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। म्यू मिनिमम नॉर्मल होता था एम जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बीटा एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। एम जी से एम जी गया, तो बताओ भाई म्यू मिनिमम की वैल्यू हो गई बीटा टेन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, बीटा टेन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अब बताओ सॉलिड सिलेंडर है तो बीटा की जगह हाफ रख दो, हाफ टेन थीटा 1 प्लस हाफ, आंसर आया 1/3 टेन थीटा, 1/3 टेन थीटा आंसर। देख लीजिए भाई, ठीक है, 51 नंबर पे चल रहे हैं। सवाल पढ़ लीजिए, कंसीडर द स्फीयर, केवल स्फीयर लिखा हो तो आप हमेशा सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट करेंगे। कंसीडर द स्फीयर मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस एट सम इंस्टेंट इज अ लीनियर स्पीड v नॉट, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द सेंटर ऑफ मास v नॉट अपॉन 2r। ध्यान दीजिए, इसके पास इधर v नॉट है
और यार ये ओमेगा दिया गया है बी नॉट बाई 2r। तो जरा ध्यान दो, अगर हम कॉन्टेक्ट पॉइंट से पूछें तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट इधर बी नॉट रख रहा है, इधर बताओ आर ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू बी नॉट अपॉन 2r, आर से आर गया बी नॉट बाई 2, ये ज़्यादा ये कमज़ोर है, ये स्लाइड कर रहा है। और अगर ये स्लाइड करेगा तो देखो क्या होगा, इस पर ट्रांसलेशन भारी है, तो इधर लग रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको इधर देगा एसीएम और ऐसे देगा अल्फा, ये एसीएम इस बीसीएम को घटाएगा, तो थोड़ी देर के बाद इसका बीसीएम घट के हो गया बी डैश, और इसका जो अल्फा है बताओ वो ओमेगा के फेवर में है, इस ओमेगा को बढ़ाया ओमेगा डैश, और कॉन्टेक्ट पॉइंट से पूछा तो इधर हो गया बी डैश और इधर हो गया आर ओमेगा डैश, और ये बी डैश बराबर आर ओमेगा डैश बराबर हो गए, रोलिंग स्टार्ट हो गया, फ्रिक्शन लगना बंद हो गया, रोलिंग स्टार्ट, फ्रिक्शन बंद इसके बाद फ्रिक्शन लगना बंद, फ्रिक्शन सीजेस टू एक्ट, फ्रिक्शन लगना बंद हो गया, उसके आगे बॉडी फिर हमेशा रोल करते हुए जाएगी। तो देखो इस फ्रिक्शन ने दो काम करे, एक तो एसीएम दिया और एक ऐसे अल्फा दिया, और अल्फा ने ओमेगा को बढ़ाया और एसीएम ने बीसीएम को घटाया। तो सवाल वही पूछ रहे हैं, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आफ्टर द स्फीयर स्टार्ट प्योर रोलिंग, जब ये रोलिंग शुरू करा तो ये बी डैश हमको निकालना है ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, यही पूछा है। तो पता है ऐसे सवाल को हम एक लाइन में करेंगे, कैसे करेंगे जरा बताओ। इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इधर एफ के, इधर क्या लग रहा था एम जी, ऊपर लग रहा था नॉर्मल। अगर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने की कोशिश करें तो आप हमको बताइए, हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन उस पॉइंट के अबाउट लगाते थे जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 हो। तो जरा चेक करो, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां से एम जी भी गुजर रहा है, नॉर्मल भी गुजर रहा है और एफ के भी गुजर रहा है। तो कॉन्टेक्ट पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 है, तो कॉन्टेक्ट पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल अबाउट कॉन्टेक्ट पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट कॉन्टेक्ट पॉइंट। चलो भाई, इसके अबाउट ट्रांसलेशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम था वो एम बी नॉट इंटू आर क्लॉक वाइज, आई ओमेगा बी क्लॉक था तो प्लस का आई, बताओ किसके अबाउट, हमें भले ही कॉन्टेक्ट पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूं, लेकिन आई हमेशा उसके अबाउट लिखते हैं जिसके अबाउट ओमेगा है। तो 2/5 सॉलिड स्फीयर है, एम आर स्क्वायर, और ये ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू अभी रखूंगा बराबर। अब बताओ इस पॉइंट पी के अबाउट ट्रांसलेशन की वजह से एम बी डैश इंटू आर प्लस आई सी एम इंटू ओमेगा डैश। चलो एम बी नॉट आर 2/5 एम आर स्क्वायर, और ये बताओ ओमेगा की वैल्यू है बी नॉट अपॉन 2r। ये देखो एम बी डैश आर प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर को r इंटू आर ओमेगा डैश लिख दिया, आर ओमेगा डैश इज बी डैश, ये देखो r से r गया तो बताओ ये बी नॉट आर लिखा है, तो ये हुआ 7/5 एम बी नॉट आर बराबर, इधर देखो ये बी डैश है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ध्यान दीजिए, 7/5 नहीं आएगा, ये r से r कटा, ये 2 से ये 2 भी तो कटा, 5 + 1 6/5, 6/5, इधर देखो 7/5 एम बी डैश आर, एम आर कट गया, 5 से 5 कट गया, बताओ बी डैश की वैल्यू आ गई 6b0 अपॉन 7, यानी जब रोलिंग स्टार्ट होगी तो जो स्पीड होगी वो 6b0/7 होगी। आंसर सेकंड बी आंसर। बहुत बढ़िया सवाल। हम यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कॉन्टेक्ट पॉइंट के अबाउट करेंगे, क्योंकि कॉन्टेक्ट पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 आ रहा है, नॉर्मल, एमजी, काइनेटिक फ्रिक्शन तीनों ही कॉन्टेक्ट पॉइंट से पास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 नंबर।
सवाल में कह रहे हैं 52 में सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 50 kg एंड रेडियस 0.5 मीटर is free to rotate about the horizontal axis. A massless string is bound round the cylinder with one end attached to it and other hanging freely. Tension in the string required to produce an angular acceleration. बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल। बताओ टेंशन पूछ रहे हैं, ऐसे रस्सी लपेटा गया है, कह रहे बताओ कितना टेंशन हो। बहुत आसान है, ऐसे अल्फा डेवलप करना है तो T इंटू आर बराबर ICM इंटू अल्फा। अब बताओ बॉडी है सॉलिड सिलेंडर तो ये हुआ हाफ MR स्क्वायर अल्फा। और देखो T इंटू आर से एक आर कट गया, हाफ M की वैल्यू 50। रेडियस बताइए, रेडियस बोलिए भाई 0.5 1/2। अल्फा बोलिए अल्फा, अल्फा देखो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर तो 2 रिवॉल्यूशन में 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, इतना रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बताओ बेटा टेंशन ही तो चाहिए। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, आंसर बोलो 50 पाई आ गया। पाई की वैल्यू 3.14 31.4 इंटू 5 का टेबल आपको आता है। टेंशन 5 4 20, 5 2 7, 5 3 15, 157 न्यूटन आंसर। आंसर बोलो भाई, जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन 53 देखिए भाई। 53 the ratio of the acceleration for a solid sphere of mass m radius r rolling down the incline of angle theta without slipping and slipping down the incline without rolling। फिर से बड़ी सवाल, सॉलिड स्फीयर है, एक बार रोल करके आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और अगली बार केबल स्लाइड करके आ रहा है तो एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा। इनका रेशियो पूछा है तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू बेटा 1 अपॉन 1 प्लस बीटा की वैल्यू 2/5। आंसर 5:7 लास्ट हमारा आंसर। बोलो भाई, बोलिए। अब ध्यान दीजिए, आपकी बुकलेट में रोटेशन, आपकी इस बुकलेट में रोटेशन का जो चैप्टर था उसमें हमने मैक्सिमम सवाल करा दिए। कुछ सवाल बचे हैं, वो कल की क्लास में, अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। 23 से लेकर के, कहाँ से बेटा, 23 से लेके 31 तक इतना क्वेश्चन बस बचा, बाकी सब मैंने क्लास में कर दिया है। तो आपका जो होमवर्क है कल के लिए 23 नंबर से 31 नंबर तक इतना क्वेश्चन आपको मैं कल डिस्कस करूंगा। और ये एक सवाल एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन है, पूरा रोटेशन आपका कवर हो गया फिर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये आप आज ट्राई कर लीजिएगा, कल हम इसके आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों।